So hi friends, this is Prasad. Welcome to my concept clearing channel. So जब लास्ट का थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ था तो मैंने आपको सलाह दी थी कि एक राइट टाइम है कि आप थोड़ा सा अपना 20% यूटिलाइज करना। तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी रिलीफ रैली दे। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सभी चीज़ें ठीक ठाक हो रही है। हाँ, थोड़ी सी डाइजेस्ट हो गई, ये बात ज़रूर है। लेकिन जिन्होंने जितना पैसा अभी लगाया है 20% का, तो अभी वो इस टाइम पे थोड़ा सा रुके या थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करे कि कौन से स्टॉक उनको सस्ते में मिल रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ऐसा ही इन्वेस्ट करते चले जाएंगे और बाद में आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको जो सलाह दी थी वो जो 17,000 का जो बाउंड्री था, जब उसने तोड़ा था तो उसे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, वो जो पॉइंट था वो एक साइकोलॉजिकल भी था और थोड़ा सा टेक्निकली भी। वहाँ ऑप्शन में चेंज से के थोड़े से इंडिकेशन आ रहे थे कि एक थोड़ा सा सपोर्ट काम कर सकता है। तो अभी जिन्होंने ख़रीदारी की है थोड़ी बहुत, तो वो थोड़ा सा अभी साइलेंट मोड में रह सकते हैं, क्योंकि अभी वापस थोड़ा सा मार्केट, जो स्टॉक गिरे हैं वो थोड़े से रिकवर हो गए हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टॉक अपने डीप में लिए हैं और फिर भी मार्केट ग्रीन में दिख रही है, लेकिन आपके स्टॉक हो सकता है वो रेड में दिखे। तो वो क्यों दिखते हैं ये अब हम धीरे धीरे सीख जाएंगे या हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टाइम नहीं है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि जो मैंने सलाह दी थी कि आप 20% आपका लगाए, तो जो लगाए हैं अभी आप जितना भी आपने लगाया है वो आप थोड़ा सा रुक जाइए। मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिए कि उसका रुख वो क्या करता है, क्या ऊपर जाने की कोशिश करता है या कंसोलिडेट फेज में ही रह जाता है। तो ये थोड़ी सी देखने वाली चीज़ आगे रहेगी। तो इसी के मद्देनज़र मैंने एक सब्जेक्ट आज का चुना है जो एक्चुअली रेशियोज नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल का एक बेसिक, जिसे आप कहते हैं कि एक बड़ा बेस है। और वो बहुत सारे लोगों को दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं, मतलब मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम इंडिविजुअल बेसिस पे हमारे टर्मिनल पे पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसे कैसे मैनेज किया जाए। सो टुडेज का जो कंसेप्ट है वो हाउ टू मैनेज आवर ओन पोर्टफोलियो। तो इसमें बहुत सारे कुछ रूल्स मतलब रूल्स नहीं होते, लेकिन कुछ गाइडलाइंस होती है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक गाइडलाइन आप 90 मतलब वैसे की वैसे ही यूज़ किए। आप अपने हिसाब से उसे फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टर हो, तो आपको ज़्यादा तकलीफ उसमें नहीं आ जाएगी। तो हम कुछ 5-6 पॉइंट्स देखेंगे कि जो जो आपने जो अभी पोर्टफोलियो बनाया है, तो 1700 जो 17,000 तक जब मार्केट आया था तब आपने चालू किया है। तो अपना एक फंडा था कि जो निफ्टी 50 और मिड कैप के टॉप जो स्टॉक्स है उसमें हम खरीदारी करेंगे। तो मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा कि अभी मार्केट थोड़ा सा अपर गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट रिवर्स नहीं होगा। मार्केट वही रेंज बाउंड हो सकता है, वो रेंज बाउंड भी हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी है कि जो पैनिकनेस था वो चला गया है या नहीं गया है। तो ये मैं वापस वापस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपके लोग कुछ हायर पॉइंट पे भी बाय कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी जो स्टॉक 17,000 पे थे वो अभी काफ़ी प्रीमियम में चले गए होंगे 2-3 दिनों में भी। प्रीमियम मतलब प्रीमियम में नहीं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली वो अ, हो गए होंगे। तो पहली चीज़ जो होती है ना कि जब हम ये चीज़ें सीखते हैं कि हाउ टू मैनेज और ओन पोर्टफोलियो, तो इसमें एक पहली चीज़ आती है कि आपको आपकी जो सोच है उसमें बदल बदल होना चाहिए। मतलब चेंज योर एटीट्यूड। जो पैसे की तरफ होता है या बाकी की कुछ जो चीज़ें होती है, उसमें आपका जो एटीट्यूड है वो आपको बदलना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बार कई मीडिया से, पेपर से, यूट्यूबर से कुछ ऐसी बातें सुनते हैं कि जो थोड़ी सी हमें हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी तरह से घुस जाती है कि हम
हर एक तरफ से एक शकी नज़र से देखिए, या थोड़ा सा जेलस फील करते हुए, या ऐसा ऐसा कुछ दिमाग में अपने पॉजिटिव पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो पहली ये जो चीज़ है कि जो अपने दिमाग में ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव निगेटिव कन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, उसे थोड़ा बैलेंस करें और थोड़े माइंड को आपका स्टेबलाइज करें। तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा कि इसका इसका मतलब क्या है। ये देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो ऐसा कुछ मैं भी आपको ऐसा बोलता हूँ कि हाँ, हमें उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती जितनी हायर लोगों को होती है। लेकिन ये पॉइंट आप निगेटिव मत लीजिए। आपको जितनी आपके पास जितना पैसा है उतनी जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपके पास है। तो आप जिसे एक्सेसिबिलिटी है उसे जेलस होके, या उसे हाँ ये कुछ कुछ चल ही रहा है, ऐसा आप मत देखिए। जो एक्सेसिबिलिटी आपको मिल रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो कुछ वीडियोज़ के ज़रिए से हो, चाहे वो किसी प्रिंट मीडिया से हो, जो एक्सेसिबिलिटी किसी भी कंपनी के बारे में या मार्केट के बारे में या ग्लोबलाइज जो इकोनॉमी है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो आपके हिसाब से काफ़ी है। तो आपके हिसाब से मतलब हमारे हम वी आर लास्ट, जो एक जो तबका बचता है इन्वेस्टर का, मतलब वी आर हम खुद को एक रिटेल इन्वेस्टर ज़रूर कहते हैं, लेकिन हो सकता है उनके नंबर ऑफ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत है, लेकिन मार्केट को कंट्रोल जो करते हैं वो एक्चुअली कुछ जो बड़े लोग हैं वो करते हैं। तो आप आपके पास भी, मान लो आप एक अजम्पशन लेते हैं कि वी आर रिटेल इन्वेस्टर, और आपको ऐसे कुछ एक एक्सीडेंटली आपके कुछ पास ऐसे पेपर्स आ गए जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, और वो उनकी एजीएम है, और जो उसमें कुछ डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है या बहुत ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या करेंगे आप उस इन्फॉर्मेशन का? आप अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस कंपनी के शेयर मेरे पास चाहिए, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास 3 दिन है, 3 दिन है, तो आप कितना पैसा लगा सकते हैं उसमें? क्या आप 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली है, और वो एक्सीडेंटली मिली है आपको। किसी की बैग रहेगी, किसी का लैपटॉप आपके पास रह गया, हो सकता है वो किसी एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, और वो आपके पास रह गया गलती से। तो आपको इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिल गई, लेकिन आप उसका करेंगे क्या? तो आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी कुछ होता है, चाहे आप बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे, इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, ऑपरेटर स्टॉक ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, या एक्सेसिबिलिटी कम होती है, इसे आप बिल्कुल निगेटिव नज़रिए से मत देखिए। आपको जो एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपका जो एक्चुअली पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो में नहीं, आपका जो प्रोफाइल है, लिविंग प्रोफाइल बोल रहा हूँ मैं, आपके पास जितना पैसा है उतनी एक्सेसिबिलिटी आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको इससे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है कि आप थोड़े पावरफुल बन जाओ, आप पैसे कमाओ। जितना मनी आपके पास ज़्यादा आएगा, एक्सेसिबिलिटी आपको उतनी ही आएंगी। मेरा मतलब, कहने का मतलब है, अगर मैं किसी को फ़ोन करता हूँ कि हाँ, मैं 10 शेयर लेने वाला हूँ, मेरे अभी मैं ब्रोकर, मेरा जो ब्रोकर है उसे मैं अगर फ़ोन किया कि मुझे ये कंपनी का 52 वीक्स लो में है, मुझे 100 शेयर ये है, वो फ़ोन उठाएगा? या मैंने मैसेज उसको किया तो कल मुझे वो फ़ोन करेगा कि ऐसी बातें वापस मत करना। लेकिन अभी मेरे पास मान लो 100 करोड़ रुपए है, और मैं किसी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक फ़ोन करता हूँ, चाहे रात 12 बजे हो, कि मैं ये 100 करोड़ या 200 करोड़ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो इमीडिएटली उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, हाँ सर, आप कब कब आने वाले हैं। वो उनको वेलकम करेंगे, चाय बिस्कुट रखा होगा, चाहे डिनर होगा, जो कुछ होगा वो डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये होती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब जिसके पास पैसा हो, एक्सेसिबिलिटी उसके पास होगी। जितना पैसा आपके पास है
उतनी एक्सेसिबिलिटी आपके पास भी है। आप उसका सिर्फ ऑप्टिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सीखिए, तो वो एक्सेसिबिलिटी कवर अप हो जाएगी। और इससे ज़्यादा अगर आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो एक ही बात बचती है कि आपको जो लोगों को ये एक्सेसिबिलिटी या डाटा मिल जाता है आपसे पहले, उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। बस ये हो गया तो आपको एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब है, आप नज़रिया पहला बदलिए। आपकी जो जो छोटे छोटे एक्सक्लूसिव है, और एक्सेसिबिलिटी ये सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं है, हर एक प्रोफेशन में, हर एक चीज़ में एक्सेसिबिलिटी में बहुत सारे लोग जो ग्राउंड पीपल्स है, पुअर लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी उनमें से कई लोग उस जो एडवर्स कंडीशन थे उस पर थोड़ा सा, उस पर भी लड़कर वो आखिरकार खड़े हो जाते हैं अपने दो पाँव के ऊपर। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने भी देखे होंगे, कई सारे स्मार्ट बच्चे होते हैं, काफ़ी होशियार होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, लेकिन उनको वो किसी एक छोटे से स्कूल में जाते हैं, वहाँ एक ही टीचर होता है, फर्स्ट टू फोर्थ तक वही एक ही सिखाता है। तो देखिए आप उस एजुकेशन की क्या हालत होगी। लेकिन यही बच्चे जब उनको एक्सपोजर मिलता है, मान लो आप उसी बच्चे को अगर एक इंटरनेशनल स्कूल में जिसका फीस अगर 2 लाख वो 1.5 लैक्स है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी करता है। तो एक्सेसिबिलिटी हर एक एजुकेशन में कहो या सोसाइटी में कहो, एक्सेसिबिलिटी की हर एक जगह कमी है। ये सिर्फ शेयर मार्केट की बात आप छोड़ दीजिए, आप खुद के बारे में सोचिए कि आपको कितनी एक्सेसिबिलिटी मिली थी एजुकेशन में। हाँ, जिसके पास पैसा है उसको मिलती है। जिसके पास अगर आपके पास पैसा है तो आपको एक अच्छा स्कूल एडमिशन देगा। कौन सा वो मैंने आपको मार्क्स कम में तो मैनेज में कोटे से देगा, वो कैसा भी देगा, लेकिन आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगी। तो ये आपको एक फर्स्ट है कि आपको एक नज़रिया बदलना है। सेकंड चीज़ है कि जो पुरानी सोच जो होती है हमारे दिमाग में कि ये कुछ अलग कंसेप्ट है या इंडेक्स मैनेज की जा रही है, तो हम थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। बहुत सारी जो बॉडीज़ है वो उसे रेगुलेट करती रहती है, और जिससे एक वर्ड है प्रोफेशनल हजार्ड। प्रोफेशनल हजार्ड मीन जिस प्रोफेशन में आप काम करते हैं उस प्रोफेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और वो उस प्रोफेशन के साथ साथ आते हैं। उसे कहते हैं प्रोफेशनल हजार्ड। मतलब वो आएंगे ही आएंगे। अगर आप 100 एडवांटेजेस ले रहे हैं तो उसके 10 डिसएडवांटेजेस उस प्रोफेशन के आएंगे। मान लो आप एक वेल नोन डॉक्टर है, तो आप बहुत थके हुए हैं, आपने बहुत ओपीडी किया, ऑपरेट किया, सब हुआ, और आप सो गए। लेकिन उसमें एक अर्जेंट पेशेंट आ गया, तो वो 2 बजे आया रात को, तभी भी आपको उठना पड़ेगा। तो हर एक जो प्रोफेशन होता है उसके साथ एडवांटेजेस का कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, और आपको वो उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय उसको कुछ अलग लेबल लगाने के बजाय हाउ टू टैकल, हम उसे कैसा टैकल कर सकते हैं, ऐसा देखिए। हाँ, ऑपरेटर घुस गया, वो ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है, वाई और उसके ऑपरेटर। हाँ, आपको ये समझना आना चाहिए कि किस किस में ऑपरेटर आ गया है या ऑपरेटर काम करता है। तो ये जो सोच है निगेटिव, जो हम कुछ अपने दिमाग में घुसे हुए बैठे हुए थे, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकालिए। ये एक जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये आपको एक पहला एक स्टेज है कि एक बात, जितनी एक्सेसिबिलिटी आपको, आपके पास पैसा है उतनी एक्सेसिबिलिटी आपको मिल रही है। अगर आपको एक्सेसिबिलिटी मिल गई, आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। हो सकता है कल मार्केट में ऐसी उठापटक होने वाली है कि एक कंपनी का शेयर को 20% सर्किट लगने वाला है, लेकिन उसकी कीमत है आज मान लो आप 5,000 रुपये पर शेयर, तो आप कितना शेयर उठाएंगे? तो एक्सेसिबिलिटी तो आपको मिल गई, लेकिन उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक्सेसिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो पैसा है, उतनी एक्सेसिबिलिटी आपको मिलेगी। आपको अगर ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो आप पैसा कमाइए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, जब आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो
मैंने 17,000 रुपये आपको कहा कि हाँ अभी आप ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। क्यों कहा? क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टॉक कम पैसे में, उसका पी कम था, अ, या उनकी जो प्रीमियम वैल्यूएशन थी, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं वो प्रीमियम में ही चलते हैं हमेशा, लेकिन उनका जो प्रीमियम था वो थोड़ा सा कम हो गया था और वो सस्ते हो गए थे। तो वो जो टाइम होता है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप कोई पेनी स्टॉक हमेशा ढूंढिए। ऐसी बात नहीं होती। आप ऐसे जो स्टॉक आपको क्वालिटी स्टॉक, जैसा बाय ऑन डिप जिसे कहते हैं, तो मैंने परसों भी कहा था बाय ऑन डिप का ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। बाय ऑन डिप ये एक आपको जजमेंट लेना है कि हाँ लास्ट टाइम मार्केट एक 15,300 15,200 पे आया था, बाद में होगा। अभी अगर मार्केट हो गया तो हो सकता है वो 16,200 तक चला जा सकता है, नीचे अगर जाता है तो 16,200 तो आप 16,200 में वो खरीद सकते हैं। तो वो वैल्यू का जो जहाँ आप बोलते हैं कि जो एग्जैक्ट एंट्री है, तो एग्जैक्ट एंट्री कोई भी नहीं ले सकता कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसी लो पे, इस बरस के लो पे ही आपको एंट्री, आपने जानबूझकर अपना टेक्निकल सेटअप लगा के ली, ऐसा नहीं होगा। आपको वो जजमेंट ही लेना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म जब आप अगर इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आप एक काम ज़रूर करिए कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये सस्ते में होना चाहिए। ये एक बिजनेस है, शेयर मार्केट मतलब आप जो एक ट्रेडर हैं, तो आप मान लीजिए ये आपका दुकान है। तो दुकान का प्रॉफिट कब होगा? आप सस्ते में चीज़ें लाते हैं और जब महंगी होती है तब बेचते हैं। तो ये एक बिजनेस है। तो उसे बिजनेस के तरह से ही सोच लीजिए। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट कि जो आपको कंसंट्रेट करना है वो उस कंपनी प्रीमियम है, आपने एक डिज़ाइन डिसाइड कर ली कि हाँ कंपनी ये प्रीमियम है, लेकिन उसमें एक अच्छे एंट्री पॉइंट में घुसना, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। सिर्फ कंपनी प्रीमियम में है, सब मार्केट गिरा है, लेकिन वो आप किसी भी इमरजेंसी में इसमें चले जाएंगे तो आप कोई गलत एंट्री में जाएंगे और वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देगा। तो ये एक सेकंड पॉइंट हो गया कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कंसेप्ट होता है वो ऐसा सिर्फ नहीं होता कि जिसका पी नीचे एकदम आ गया तो बाद में आप करेंगे। तो जो प्रीमियम कंपनी आपने सिलेक्ट की हुई है निफ्टी 50 की, या जो सेक्टर वाइज जो एनालिसिस करके, वो स्टॉक एक 200 मूविंग एवरेज के नज़दीक आ गया, या कभी भी आ सकता है, वो ऐसी बात नहीं है। अभी फॉल हो गया इसीलिए बहुत सारे आ गए थे, लेकिन अभी कैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में कोई कोई स्टॉक आपको वो ध्यान में भी नहीं आएगा, लेकिन वो झट से थोड़े से नीचे आते हैं और बाद में रिबाउंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। तो इस पे आप ज़रूर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जो आप पोर्टफोलियो बनाएं वो उसकी जो वैल्यूएशन है, जो आप ले रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो हमेशा कम से कम आपको कैसा मिल सकता है, और उसके बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसा मिल सकते हैं, इस इस तरीके से आप वो सोचिए। थर्ड पॉइंट हो गया, अ, जो आप पोर्टफोलियो बनाए उसका एक टारगेट होना चाहिए। लेकिन ना ये उन लोगों के लिए खास है जो लोग थोड़े अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए। छोटे लोगों को ये इतना हम नहीं कह सकते कि हाँ आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, इसके लिए एक पोर्टफोलियो, या आपके पास एक पर्टिकुलर विजन होना चाहिए। विजन होना चाहिए, लेकिन जो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, और जिसे इकोनॉमी लीकेजेस कहा जाता है, जिसे मतलब आपने सेविंग किया है लेकिन ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कुछ क्राइसिस हो जाते हैं कि उसमें अचानक से आपको वो पैसे जो आपने सेव किया होता है उनमें से 90% पैसे चले जाते हैं। तो वापस आप जहाँ थे वहाँ न्यूट्रल पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए ये नहीं है, लेकिन अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं वो किस पॉइंट से बना रहे हैं। आप अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हाँ, तो उसमें थोड़े से स्टॉक जो ऐसे रहेंगे जो थोड़े से जो डिविडेंड बेस है वो डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो एक 30% आपने डिविडेंड बेस प्लान किया और 50% लार्ज कैप में आपने पैसे लगाए,
कि जो कंपनी चलती ही रहेंगी, वो कभी एफएमसीजी हो या डाइवर्सिफाई कोई कंपनी हो, वो तो चलती ही रहने वाली है। तो लॉन्ग होराइजन का जब आप सोचते हैं या आप अपने बच्चे के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो वो अ, उसका एक कुछ टारगेट रखिए आप कि ये पोर्टफोलियो में क्यों बना रहा हूँ, कितने होराइजन है। क्योंकि एक अंग्रेजी कहावत भी है कि जब हम हमेशा बोलते हैं कि लंबी सोच, तो एक राइटर था, उनका उनका एक ऐसा मानना था कि लंबी सोच आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, नॉट मोर देन 100 ईयर्स। तो आदमी अगर ज़िंदा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 बरस रहेगा। तो आप कितनी लंबी प्लानिंग करते हैं, तो इट डजेंट तो जा इतना भी लंबा मत सोचिए कि मतलब वो कोई भी नहीं सोचता। लेकिन कुछ टारगेट आप ज़रूर रखिए कि टारगेट की वजह से क्या होगा कि आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाएगी, आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आप अगर बच्चे के लिए वो कुछ पैसा डाल रहे हैं, तो आप लंबे समय के लिए डाल रहे हैं। मतलब एक वो जो 20 साल का होगा या उसे उसका कोई जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन हो, तब उसके एडमिशन के लिए जब चीज़ें होगी, वो आपको वो पैसा ज़रूर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए पोर्टफोलियो के पहले 3 रूल। अब तीसरा आता है जिसमें हमने हमेशा तो थोड़ा थोड़ा बात की थी, लेकिन उसमें डिटेल नहीं गए थे। वो होता है असेट अलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग। ये असेट अलोकेशन का मतलब यही है, जो पुराने लोग हैं ना, वो उनको अगर आप पुराने लोग मतलब जो आपके दादाजी की जो टाइप जो लोग होते हैं, जिनकी उम्र मान लो 70-80 साल की है, उनको पूछिए कि आप कैसे सेव करते थे पैसा, तो उनको वो आप ना एक सिंपल लैंग्वेज में वो उसका कोई इकोनॉमी उनको मालूम नहीं है। वो बोलेंगे अगर आपके पास 1 रुपया है, तो 10-10 पैसा अलग अलग जगह पे रख दो। तो आपको ऐसे बहुत सारे पुराने लोग मिलेंगे कि जो पैसे अगर ट्रैवल करते वक्त वो एक साथ नहीं उनके पास रहेंगे। अगर उनके पास 1000 रुपीज़ है, तो 500 किसी जो बैग होती है उसके पर्स में भी रहेंगे अंदर, 500 दूसरे जेब में रहेंगे। तो वो 1000 कभी भी अपने साथ नहीं रहते। ये पुराने लोगों की आदत है। आप ज़रूर उनसे ये मैं यही बोलता हूँ कि ये कॉमन सेंस है कि असेट एलोकेशन इज़ अ कॉमन सेंस। तो ऐसा ही असेट एलोकेशन होता है कि जब आपका जो रिस्क है वो कितना है, आप कितने फ्लेक्सिबल है। तो इसे कुछ 2-3 रूल है, डजेंट मैटर कि आप वो फॉलो कीजिए, लेकिन मैं आपको एक बता के रखता हूँ। मान लो आपकी जितनी उम्र है, जितनी उम्र कम है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, तब आप ऐसे असेट में पैसे डालना चालू कर दीजिए कि जो असेट आपको फिक्स रिटर्न देगा। मतलब एफडी है या थोड़ा सा इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, गोल्ड है या कोई म्यूचुअल फंड है। क्योंकि आप आपकी मेमोरी हो या आपका जो एक्चुअली टोटल जो फिजिकल एक्टिविटी हो, उसमें कभी कंट्रोल्स आ जाते हैं, रिफ्लेक्सेस कम हो जाता है, दिखना कम हो जाता है। तब आप 9 to 5 तो नहीं रह सकते लैपटॉप पे। तो ये जो असेट अलोकेशन है, तो इसका एक मतलब अगर मोटा मोटी समझा जाए, तो मान लो कि आपके पास आपने स्टार्ट चालू किया, आप आज एज आपकी है 30। तो आपके पास जो 100 रुपीज़ है, वो 30 जो उसमें से रुपीज़ है, मतलब जितना एज आपका है, वो 30 रुपीज़ आप किसी भी ऐसे असेट में रखिए जो टोटली रिस्क फ्री हो। मतलब वो एफडी हो सकती है, सोना हो सकता है, या और जो कोई चीज़। म्यूचुअल फंड हो गया तो वो एक हो गया, लेकिन म्यूचुअल फंड से भी सिक्योर्ड वो जो एफडी है या सोना है, जो इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत बीट कर सकता है। तो ऐसे जो कुछ इसमें इसमें 30% लगाइए, और बाकी का जो 70% है वो आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 20% म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, 50% आप लगा सकते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में। लेकिन मान लो कि आप रिटायर्ड हो गए 60 साल में, और आपको किसी ने कहा बाद में, क्योंकि अभी जो लोग हैं उनको थोड़ी सा उनका जो पैसा है, तो वो भी मार्केट में चला चला जाता है। तो उनकी जो जो अभी जो पेंशन का जो चल रहा है वो, तो उनको भी थोड़ी आइडिया आ रही है कि हाँ, शेयर मार्केट नाम की कोई चीज़ होती है, और वो ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पैसा बनाते हैं। तो
अगर आप 60 बरस तक आपको कुछ मालूम नहीं है और 60 में अगर आपको कुछ पैसा मिला रिटायरमेंट का, मान लो एक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो तो ये प्रपोर्शन नहीं रहेगा। तो आप कितना से ज़्यादा लगाएंगे? तो आप ऐसा पकड़िए कि एवरेज जो उम्र होती है 80 साल होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20%, मतलब अब आपके पास 10 लाख रुपए अगर आप रिटायर्ड हो गए एट द एज ऑफ 60, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 लाख आपको अगर मिले हैं, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 20% आप मार्केट में लगाए। बाकी का सभी पैसा आप एफडी या जो एक फिक्स असेट होती है, गोल्ड हो या उसमें लगाइए। क्योंकि आपका जो बाकी का जो होगा, जो टेंशन फ्री होगा, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो मतलब एज के हिसाब से थोड़ा सा असेट एलोकेशन, आप थोड़ी जो रिस्क रिवॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा, ये कोई कोई गोल्डन रूल नहीं है, लेकिन ये एक ठीक ठाक है, क्योंकि आदमी ज़्यादा परेशान नहीं रहता। अगर मान लो मैं 30 में चालू कर देता हूँ और उसमें लॉस हो जाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लॉस हो गया तो मैं, मेरे पास बहुत सारी उम्र है, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कुछ सीख सकता हूँ, या मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डैमेज कंट्रोल के, तो मैं वो करके वो लॉस जो हुआ मार्केट में से वो कर सकता हूँ। लेकिन ये जो ऑप्शंस होते हैं, ये जो जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है उनके लिए नहीं होते। तो अगर आप एट दी एज ऑफ 50 या 60 अगर मार्केट में आना चाहते हो, तो आप अपनी जो आपके पास जितना पैसा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% से ज़्यादा आप मार्केट में मत रखिए, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो आपको वो आदत, एक बार आपने पैसे डाल दिया तो आपको वो फंड वैल्यू देखने की आदत चालू हो जाती है। वो जैसे बाइक वाले होते हैं ना, उनको एक आदत होती है, जैसे वो हमेशा जो आईना होते हैं उनमें से एक उनको आदत लग जाती है आईने में देखने की। तो वैसी आदत आपको लगती है, और आप वो जो फ्लक्चुएशंस है वो कभी कभी आपको टेंशन दे सकता है। तो ये हुआ है। रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि असेट एलोकेशन का एक जो दूसरा है, कि मान लो आपका एज कम है, आपने 30 जो है वो फिक्स जो इनकम देने वाली जो असेट है, मतलब गोल्ड है या फिक्स डिपॉजिट है या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फिक्स इनकम देगी, आप उसमें डूबेंगे नहीं। 100% कोई भी हो जाए तो तब आपने लगाया। तो एट दैट टाइम आपने 50, वो जो बचे हुए जो 70% है उसमें से 20% आपने म्यूचुअल फंड में लगाए, स्मॉल कैप में। क्योंकि स्मॉल कैप का आपको इतना नॉलेज नहीं है मान लो। और जो बचे हुए जो पैसा है, जो वो पैसा आपने मार्केट में लगाया। आपने एक टारगेट बना के रखा है कि आपका बच्चा होगा उसके लिए हम ये पैसा मैं डाल रहा हूँ। तो वो आप अपने हिसाब से, चाहे आप डिविडेंड बेस पे या पीएसयू स्टॉक पे भरोसा करते हैं, या पीयूसी बैंक पे भरोसा करते हैं ऑटो सेक्टर में, या आप डाइवर्सिफाई कंपनी, मतलब वो एक कम हर क्योंकि हर एक कंपनी में कुछ डाइवर्सिफिकेशन होता है। जो डाइवर्सिफाई कंपनी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो डाइवर्सिफाई पर्टिकुलर सेक्टर में होती है। एक कंपनी डाइवर्सिफाई होगी मतलब वो एक 3 अलग बिजनेस में काम करती होगी। दूसरी डाइवर्सिफाई कंपनी होगी, लेकिन वो अलग 3 बिजनेस में काम करती होगी। मतलब आप अगर 2 कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो आप ऑलरेडी 6 सेगमेंट में डाइवर्सिफाई हो जाते हो, 6 जो बिजनेसेस है उसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान रख के वो आप जो करेंगे, तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 12 ईयर जो उसका जो प्रॉफिट है, तो कुछ डिविडेंड डिविडेंड अगर बेस आपने किया तो वो डिविडेंड आता रहेगा। लेकिन ऐसा मैंने परसों भी बोला कि ऐसा एक सिचुएशन आई, उसने अच्छा डिविडेंड भी दिया और प्राइस एप्रिसिएशन भी दिया। तो ऐसे भी कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दे दे के चले जा सकते हैं। तो मान लो आपने ऐसा कोई मार्केट एकदम ड्रॉप हो गया और आपने एक स्टॉक लिया, और वो स्टॉक आपको विद इन 8 मंथ्स के बाद 40% या 50% रिटर्न्स दे रहा है। तो आप क्या करें कि उसमें से जो एक 70% जो है प्रॉफिट बुक करें, और वो प्रॉफिट आप वापस फिक्स जो आपका जो 30% वाला जो हिस्सा है उसमें आप आपका आप
उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब आप सोने में ज़्यादा कर सकते हैं, या आप एफडी में कर सकते हैं, या पोस्टल स्कीम्स है वहाँ भी आप उसका रिबेट का कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये हुआ रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आपको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी बुक करके वो पैसा वापस आपको एक फिक्स डिपॉजिट या जो फिक्स असेट है उसमें लाना है। वो उसमें क्या हो जाएगा, आप प्रॉफिट भी बुक करेंगे तो मतलब आपको एक फ़ायदा भी हुआ। 40% आप, अगर आप एक स्टॉक ने किसी भी 40% आपको परसेंट जो प्रॉफिट दिया है और उसका प्रॉफिट आपने 70% बुक किया, तो मान लो आप तो काफ़ी लकी थे, तो वो पैसा वापस फिक्स असेट में आ जाएगा। और बाकी की जो है वो या उसमें से जो कुछ पैसा है वो वापस आप जो कोई वैल्यू एडिशन आपको स्टॉक मिलेगा तो वहाँ आप ऐड कर सकते हैं। मतलब आप उसमें अकुमुलेट करना चालू कर सकते हैं उसी टाइम में अगर आपको वो मिलता है तो इसे कहते हैं रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग मतलब आपने बच्चों के लिए बनाया ये 30% किया, ये 70%, बाद में उसे देखना ही नहीं कभी। लंबी लंबी लॉन्ग होराइजन। लॉन्ग होराइजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप प्रॉफिट, अगर आपको एक सिग्निफिकेंट स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है तभी भी आप उसमें बैठे रहे, ऐसी बात नहीं है। आप एक काम करिए कि उसमें से 70% प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी का जो वो स्टॉक वापस उसी तरह कभी जब आएगा तो धीरे धीरे आप अकोमुलेट करिए। तो आपको जो ये जो प्रॉफिट जो आपने लिया नहीं है इसका भी बर्डन नहीं रहेगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल जो आपका जो इकोनॉमी का जो सर्कल है, जो आपके पास पैसा है वो एक सिक्योर्ड और रिस्क फ्री रहेगा। और जितना आपको टेंशन है जो मार्केट का या फ्लक्चुएशन का, वो उतना कम रहेगा। तो और जितना आपका दिमाग ठंडा रहेगा उतना ही आप मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। आप किसी भी मार्केट में सक्सेस होने वाला का पर्सनालिटी आप देख लीजिए, वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक या ज़्यादा नहीं होंगे, वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट या थोड़े से थोड़ी उनकी पर्सनालिटी अलग होती है क्योंकि उनकी उनकी सोच अलग होती है। वो ज़्यादा एनर्जेटिक आपको नहीं दिखेंगे, वो कुछ उनके दिमाग में हमेशा कुछ चलता चलता रहता है। जो भी आपके ट्रेनर हो या जो भी कुछ जो सीरियस जो लोग होते हैं तो वो काफ़ी इसमें ये करते हैं क्योंकि उनका दिमाग ठंडा रख अगर दिमाग ठंडा रखना है तो आपको रिस्क फ्री रहना चाहिए। तो ये आपको रीबैलेंसिंग करना आना चाहिए, और रीबैलेंसिंग का कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं है। लेकिन जब अगर आपको कोई स्टॉक 40% या 50% विद इन ईयर प्रॉफिट दे रहा है तो आप वो उसमें 70% प्रॉफिट बुक करके वापस एक फिक्स डिपॉजिट में लाके आप अपना दिमाग शांत रख सकते हैं, या उसी टाइम उसमें से जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा जो उस टाइम का स्टॉक कुछ अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है या कोई अपकमिंग डिविडेंड जो कंपनी है उसमें मिल रहा है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो ये हुआ रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब आपका जो टोटल असेट है वो थोड़ा सा आप वापस बैलेंस करेंगे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद। ऐसी मतलब नहीं कि 1 ईयर का मतलब 365 डेज के बाद आपको ये सब करना ही करना है, ऐसी बात नहीं है। अब हो सकता है आपका जो पोर्टफोलियो हो टोटली ग्रीन में चला है आ जाए और वो ऑल ओवर आपको अगर 25% प्रॉफिट दे रहा है तो वो प्रॉफिट आप 8 महीने के बाद भी रीबैलेंस कर सकते हैं। या अगर आपको उससे कोई अलग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या आपने कहा गलत एंट्री ली गई है, तो हम जो बातें बोल रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट की बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है उसमें कुछ स्टॉक की जो एंट्री होती है वो गलत होती है या उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, या आपको एंट्री लेने के बाद आपको पता चला है कि उसमें कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या बहुत सारे जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो रीबैलेंसिंग के वक्त जो स्टॉक जो कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट अगर आप वो उसमें आप नज़र रखिए और थोड़ी से मूवमेंट अगर जो देता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके या नो लॉस नो प्रॉफिट बुक करके आप वहाँ से निकल सकते हैं, और वही पैसा आप दूसरे किसी अच्छे स्टॉक में लगा सकते हैं। तो ये होगा असेट अलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग। नॉट नेसेसरी कि ये आप हर एक पीरियड के बाद करना है, लेकिन ये कि अगर आप करते हैं
तो आप एक डिसिप्लिन ऑर्डर में काम करेंगे और आप टेंशन फ्री रहेंगे। थर्ड पॉइंट होता है, ये जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो होता है न्यू कमर्स के लिए स्पेशली। पुराने लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। वो होता है आईपीओ। ये आईपीओ ना, ये मैंने इसमें इसीलिए डाला है क्योंकि हम एक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो मार्केट थोड़ा सा ना, हमने ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो हो सकता है कि कहाँ भी कुछ भी हो जाए, उसके रिफ्लेक्शन या थोड़ा सा प्रेशर या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। मतलब डिसएडवांटेज भी हो तो भी होते हैं, अगर एडवांटेजेस हो तभी मिलेंगे। मतलब इधर कुछ नहीं हुआ है, होगा एक किसी और देश में, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं, वो इस मार्केट में भी अफेक्ट होते हैं। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब एक कंपनी जो लिस्टेड होना चाहती है एनएससी पे, बीएससी पे, और वो एक पब्लिक, जो आप है, मैं हूँ, जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, वहाँ से पैसे उठाती है किसी लिए, तो उसके एक्सपेंशन के लिए, या वो कुछ प्लान देती है कि हम ये करने वाले हैं, हमारे प्लान ये है। तो बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं, तो इनको ये आईपीओ ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगती है कि हाँ मैंने ये आईपीओ लिया। हो सकता है कि वो कि क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं, तो उनको ये 9 to 5 लैपटॉप पे रहना पॉसिबल नहीं होता। तो आईपीओ एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या कोई दोस्त हो, तो उसे भी कह सकते हैं हाँ तो वो ले। तो उसमें कुछ ज़्यादा एनालिसिस की बात नहीं होती। उसमें सिर्फ एक प्राइस बैंड होता है, आप और आपको जो फॉर्म भरना होता है, वो बैंक में आप डिपॉजिट किए तो आपको कुछ आते हैं। तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ भी मिलेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अलॉटमेंट हो जाए बहुत सारे शेयर्स की, तो आप कैसे वो फॉर्म फिलअप करें आईपीओ के लिए। लेकिन ये एज ए इन्वेस्टर आप एक बात ध्यान रखिए, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और एनीथिंग और नॉट अ बिजनेस वर्ल्ड। आईपीओ का कंसेप्ट काफ़ी अलग है। आईपीओ की जो जो पब्लिक ऑफरिंग आपको दी जाती है, या जो आपका जो शेयर्स आते हैं, तब जो उसमें जो ऑलरेडी कुछ लोग होते हैं जो इनिशियली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, उनको भी एग्जिट मिल जाती है। और आजकल का जो बिजनेस मॉडल है, तो वो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि उसमें बिलीव, कुछ कुछ लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि ये जो बिजनेस मॉडल है, ये आगे 50 साल या 100 साल टिकेंगे ऐसे ही। क्योंकि आजकल आजकल का बिजनेस का करने का जो मेंटेलिटी है वही बदल गई है। हमने कंसेप्ट ही चेंज कर दिए। पहले कैसा होता था, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं कहाँ से लूँ? तो आपके दादाजी बोलते थे मेरे पास है मैं दूंगा। मतलब कंसेप्ट ये था कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मेरे पास पैसे होने चाहिए अपने। आजकल ये कंसेप्ट ही चेंज हो गया है। आजकल बिजनेसमैन वो अच्छा होता है जो दूसरे का पैसा लेता है और बिजनेस करता है। मतलब अच्छे बिजनेसमैन की डेफिनेशन ही बदल गई है कि दूसरों के पैसा लेके जो करता है वो बिजनेस, और खुद के पैसे का जो जो करता है, ही इज़ अ गुड, वेरी गुड कस्टमर। तो ये जो बात है, तो बहुत सारे जो मॉडल्स हैं, हम बहुत बार जब जब स्टॉक एनालिसिस करते हैं, तब हम प्री कोविड लेवल और पोस्ट कोविड लेवल की जो मैचअप करने का एक क्राइटेरिया आजकल बहुत लोग करते हैं, और ये सही भी है कि कुछ कंपनियां। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि ड्यूरिंग पैंडेमिक कुछ सेक्टर्स उसने अच्छा काम किया, उनको उनका बेनिफिट मिल गया, और कुछ सेक्टर्स काफ़ी डिसइंटीग्रेट हो गए। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनका उनका दिवालिया निकल गए, बैंकरप्ट हो गए वो। मतलब बैंकरप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो बिजनेस थे, छोटे छोटे बिजनेस थे, वो बिजनेस बंद हो गए। तो आजकल ऐसी बहुत सारी मॉडल्स
बिजनेस मॉड्यूल अवेलेबल है मार्केट में कि जो दूसरों उनका ऐसा कुछ जो असेट लायबिलिटीज़ या जो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो बिजनेस के कि आपके पास असेट कितनी है। तो क्या होता है कि असेट मान लो कि अगर आप किसी कंपनी में अगर आप पैसा डालते हैं जो उस टाइम प्रैक्टिकली काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन कुछ वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं और वो कंपनी डूब जाती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक आशा ज़रूर होती है कि जो कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ हो वो उनकी जो असेट है मतलब कुछ उनके पास कुछ भी होगा, कुछ ज़मीन होगी या कुछ उनके जो अकाउंट है वो फ्रीज किए होंगे। तो ऐसे जो कुछ चीज़ें होती है उनमें से रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत क्यों ना हो कुछ रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन आजकल ऐसे कुछ बिजनेस मॉड्यूल आ गए हैं मार्केट में जिनके पास ऐसी कुछ असेट नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि 2 टोपिए आपके पास हैं और 3 लोग हैं और मैं एक स्मार्ट बंदा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चौथा हूँ। तो मैं पहले मेरे ऊपर डालूँगा इनिशियली। इसके बाद ना मुझे मेरे पास 2 ही है, लेकिन मुझे वो घुमाने हैं बस 3 लोगों के। यहाँ यहाँ से सर के यहाँ के ऊपर वो बोला मेरे मेरे पे नहीं है तो वहाँ के ऊपर, वहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आपको मालूम होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको इसका बिल्कुल दुख नहीं होता कि आपके आपके सिर पे टोपी क्यों नहीं है, क्योंकि आप दूसरों को डाल रहे हैं। तो ऐसे जो जो कुछ जो बिजनेस मॉडल है वो कितने देर तक उनका जो फ्यूचर है वो कितना अच्छा रहेगा ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आज का जो बिजनेस करने का तरीका है या जो स्टेक जिसे कहते हैं स्टार्टअप जो होते हैं, तो वो उसकी डेफिनेशन ही कुछ लोगों ने बदल दी है। और उनको इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं इनिशियल फेज में। वो इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, बाद में वापस कुछ लोग वो इन्वेस्टर और वो जो प्रोप्राइटर होता है जिसकी वो थीम होती है या बिजनेस की वो थीम जो उसने पहले इन्वेस्टर को दी हुई होती है, बाद में वो तीसरा पकड़ लेते हैं। ऐसे स्टेक होल्डर्स बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं और जिसकी जो आइडिया होती है उसके पास स्टेक बचता है 10% ही। और बाद में होता है वो अभी अभी कोई ना तो अभी आईपीओ हम लाएंगे। और उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सिर्फ एक टेम्पररी गेन करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आईपीओ में आप जाना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म की हिसाब से कि आपको जो कुछ भी ब्रांड हो या कंपनी हो और आपका उसका विजन आपको पता हो, तो काफ़ी सोच समझ कर इसमें पैसा डालिए। ये म्यूचुअल ये एक्चुअली जो हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है कि पोर्टफोलियो मैनेज करना, इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने ये इसमें ये इसीलिए डाला है कि यही सही टाइम है कि हो सकता है कि मार्केट अगर 18,000 या 20,000 तक वापस जाए तो बहुत सारे आईपीओज आएंगे और कुछ एंथुसियास्टिक पर्सन उसमें अप्लाई करते हैं और उनको लगता है कि बहुत बहुत सारा ये होगा। हाँ, तो इसमें ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि असेट में मैंने बोला कि बिज़नेस करने की जो लोगों की बिज़नेस मॉडल जो है वो कंप्लीट चेंज हो चुके हैं। और ड्यूरिंग पैंडमिक बहुत सारे बिजनेस ने कुछ अच्छा परफॉर्म भी किया है। हो सकता है वो कॉस्ट कटिंग से वजह से हो या लॉकडाउन की वजह से कुछ कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। लेकिन वो आफ्टर पैंडमिक अभी जो रेगुलर है इसमें कैसा परफॉर्म करेगी वो एक क्वेश्चनेबल थिंग है। हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगी अगर उसका बिजनेस मॉडल चलेगा तो, लेकिन ये काफ़ी रिस्की बिजनेस साबित हो सकता है कि अगर आप एक इन्वेस्टर के रूप में अगर आप आईपीओ में पैसा डाल रहे हो तो हाँ आपको ज़रूर न्यूज़ ये मिलेंगी कि हाँ ग्रे जो मार्केट होता है कि वो प्रीमियम में चल रहा है, वो धीरे धीरे खबरें आती है ऐसे थोड़ी थोड़ी कि तो आपको लगेगा हाँ 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 ये अच्छी कंपनी है। तो लेकिन काफ़ी उसका कोई डेटा आपके पास नहीं होता उस कंपनी के कुछ बाकी के आपको बिजनेस मॉडल वो क्या नहीं
बना रहे, कैसे बना रहे, मार्केट कहाँ से कर रहे, कौन से कोलेब्रेशन है, कौन सा इन्वेस्टर है, और कौन से इन्वेस्टर वो एग्ज़िट करना चाहते हैं ड्यूरिंग आईपीओ जो ओपन होता है लोगों को। क्योंकि क्या है, जब आईपीओ ओपन होता है तो कुछ कुछ इन्वेस्टर जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं होते हैं जो लोग, तो वो भी उसमें से थोड़े से एग्ज़िट होते हैं। तो आप मुझे ऐसा नहीं कहना है कि आईपीओ एक ऐसा एक द्वार होता है कि जो खुला किया जाता है जो पुराने इन्वेस्टर है उनके लिए, उनको एग्ज़िट करने के लिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन जब अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एज ए इन्वेस्टर, आप आईपीओ में पैसा लगाते वक्त थोड़ा दिमाग ठंडा रखिए। सब लोग लगा रहे हैं, इसीलिए आप मत लगाइए, स्पेशली यंगस्टर्स। क्योंकि मैं जब कोई एज अ सब ब्रोकर में जब अकाउंट किसी को खोलता हूँ, तो उनको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट होता है इस आईपीओ ये कंसेप्ट में। और उनको आपने बोला ना क्यों वो कर रहे हैं, दूसरे में कुछ डाल तो उनको, क्योंकि उसका कुछ डाटा नहीं है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं कि कुछ कुछ पेरेंट कंपनी होती है और वो अपना आईपीओ लाती है। अ, मतलब एक पेरेंट कंपनी है और वो दूसरे सेगमेंट में जा रही है और उसका आईपीओ वो ला रही है। तो ये भी बात आप थोड़े से उसमें भी आप अपना अपना जो डिले ग्रेटिफिकेशन का नाम का जो फंडा था, उसमें आप अगर थोड़ा सा रहते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन, और बाद में वो कभी ना कभी करेक्ट हो जाएगा। मान लो आईपीओ आ गया, उसकी पेरेंट कंपनी भी अच्छी है और वो प्रीमियम वैल्यूशन में चला गया, उसका 1000 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम। कभी ना कभी तो मार्केट करेक्ट हो जाएगा 1-1.5 वर्ष में। तो वही शेयर आपको हो सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन हो सकता है 600, 700, 500 में मिले। तो आपको लगता है कि हाँ मैंने आईपीओ में लेकर, तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी ज़रूर है कि जो कुछ पेरेंट कंपनीज होती है वो कंपनीज अपना आईपीओ लाती है। तो मैं उनके लिए ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ऐसे कुछ बिजनेस मॉडल्स है जो आपको ठीक तरह से पता नहीं है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बिजनेस कैसा करे, क्योंकि बिजनेस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। जितना आपको लगता है कि ये कंपनी कितनी करोड़ की है, हाँ तो 43,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये आपको ये लगता अच्छा है सब, जब आईपीओ जब लाती है तब, लेकिन ये पैसा उठा रहे हैं, ये आप भूल रहे हैं। कंपनी कितनी करोड़ की है आपको क्या मतलब है? अगर इतनी करोड़ की है तो वो आपसे शेयर्स क्यों ले रही है? तो आप थोड़ा सा, ये थोड़ा एक ट्रिकी मामला होता है आईपीओ, और इसमें यंगस्टर्स जो लोग होते हैं वो काफ़ी एंथुजियास्टिकली एंटर हो जाते हैं और बहुत बार फंस सकते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर आपको अगर किसी कंपनी में भरोसा है और वो उसकी पेरेंट कंपनी है, तो पेरेंट कंपनी है तो आप आईपीओ में भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप अगर डिले रेटिफिकेशन करें तो बाद में वो शेयर करेक्ट होके आपको एक अच्छे वैल्यू 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 पे मिलेगा। आप उसमें ज़रूर पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। या ऐसे भी कुछ आईपीओज होते हैं कि बाद में वो उनका जो बिजनेस मॉडल होता है आपको वो डाटा भी मिलता है, उसके सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या उसकी वो क्या कर रहा है, वो उसका धीरे धीरे आपको समझता है। बाद में कभी मार्केट करेक्ट हो जाएगा तभी आप उसमें घुस सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीओ में ही अ, आप जाइए, क्योंकि कुछ डाटा नहीं होता है आपके पास, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और आप हो सकता है कि उसमें अगर जाए तो फंस सकते हैं। और एक बार फंसे ना तो आपको लगता है कि यार ये सब झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं होता। ये मैंने बोला ना, एक प्रोफेशनल हज़ार्ड होते हैं ये सारी चीज़ें। जो कुछ प्रोफेशनल एडवांटेज जैसे होते हैं वैसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ये एक आईपीओ का फंडा मुझे क्लियर करना था कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो यंगस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो मैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आता, उस बिजनेस मॉडल में आप एडवांस पैसे क्यों लगा रहे हो? और आपको आएगा कैसे, क्योंकि उसका कुछ मालूम ही नहीं है आपको।
हाँ, कुछ ब्रांड है वो 5 बरस से काम कर रहा है, लेकिन वो कैसा कर रहा है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। उसकी जो बिजनेस मॉडल है, वो हो सकता है वो ब्रांड काम कर रहे हैं मार्केट में, आपको वो दिख रहा है, लेकिन उसकी वो कैसे काम चला रहा है, उसके जो एक्सपेंसेस है वो कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं या कुछ उनके जो एक्सपेंसेस है वो कैसे वो मैनेज कर रहा है। तो ये सब बिजनेस मॉड्यूल ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए आईपीओ में जब आप पैसा लगाए तो काफ़ी सोच समझ कर लगाए, या उसे एक फंडा है डिले ग्रेटिफिकेशन, आईपीओ आने दो, थोड़ा सा जो प्राइस बुक करना है वो करने दो, उनको एंजॉय करने दो, कभी ना कभी मार्केट करेक्ट हो जाएगा। तभी ऐसा 17,000 तक आया था वैसा आएगा, तभी वो स्टॉक हो सकता है आपको काफ़ी सस्ते कीमत पे मिले। उस टाइम में आप उसे ज़रूर पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए, अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल और वो रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगा, 2-3 क्वार्टर हो जाएंगे तो आपको उसकी सब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बाद में एफ आई एस कितने उसमें आ गए, डी आई एस है, म्यूचुअल फंड आ गए क्या, तो थोड़ा सा आपको वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। पहले कुछ नहीं होता, पहले सिर्फ हवाई बातें चलती रहती हैं। तो वंस अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी बिजनेस मॉडल या एनी बिजनेस वर्ड। मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी सोच समझ कर करना है, और शेयर मार्केट का या ज़िंदगी का एक रूल आप हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसमें आप मत घुसिए, उसमें आप कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, आप कंफर्टेबल है, चाहे आपको मतलब, और ये सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं है, ये जनरल जनरल चीज़ है। आपको मीडियम सिलेक्ट करना है, तो आपको अंग्रेजी अगर समझ में नहीं आती और साइंस में जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बीच में थे, साइंस में लगे वो बाद में कॉमर्स में जाते हैं। तो कॉमर्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये हम सब कॉमर्स की बातें तो कर रही है, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल है उस कंफर्टेबल में जाइए। ये जो फंडा है कंफर्टेबल का, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि जो जो इंडिकेटर है आपको कंफर्टेबल लगता है, जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है आपको कंफर्टेबल लगता है, वैसा ही जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझता है, आपको कंफर्ट लगता है, उसका जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो आपके लॉजिक के हिसाब से चल रहा है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसमें कुछ हो रहा है, तभी आप उसमें घुस जाइए। और ये फंडा सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं है, ये एजुकेशन में है, आपके जो डे टू डे लाइफ है, आपका जब आप लाइफ पार्टनर चूज करेंगे, तभी भी ये यही होते हैं कि जिस पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल रह सकते हैं, जिस पार्टनर के साथ आप सब शेयर कर सकते हैं, उसी के साथ आपकी बनेगी। तो ये फंडा आपकी लाइफ का फंडा, आप देख लीजिए कि जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे, आपको फील अच्छा करे, समझ में आए लॉजिकली, वही चीज़ आप करिए। और एक छठा क्वेश्चन रहता है हमेशा कि अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टॉक ले सकता हूँ या कितने स्टॉक लेने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े कोई मतलब उसमें बहुत सारे मिक्सिंग कंट्रोवर्शियल भी चीज़ें होती हैं। मतलब कोई कहेगा आप 40 भी ले सकते हैं, कोई कहेगा 40 ले रहा है मतलब आप म्यूचुअल फंड बना रहे हो आपका पोर्टफोलियो का। तो इसमें एग्जैक्टली इसका क्या करें, तो इसका करे तो करे ये करें कि जो इसका एक बेस्ट आंसर यही है कि जो जितने स्टॉक्स आप मैनेज कर सकते हैं उतने स्टॉक आप पोर्टफोलियो में रखिए। लेकिन अगर आपको एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई बनाना है तो उसमें कम से कम आप 10-12 तो स्टॉक होने चाहिए, ये तो इतना तो होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, मतलब वो किसी एक सेक्टर को ज़्यादा वेटेज दे रहा है, ऐसा हो सकता है। तो कम से कम 10-12 तो होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ऐड करके उसमें गए और आप उसमें कंफर्ट वापस, मैं बोलूँगा, अगर फील कर रहे हैं, तो उसका कोई गोल्डन रूल नहीं है कि इतने ही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि हर एक स्टॉक की जो लॉजिक है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ 2-3 स्टॉक है वो अपने डिविडेंड मतलब जो आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपको डिविडेंड वो देके चला जाता है, तो वो आपका जो टोटल जो पोर्टफोलियो है जिसमें आप जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ब्रोकरेज होता है, वो डिविडेंड बेस्ड स्टॉक दे के चले जा सकते हैं, तो वो 3-4 हो सकते हैं।
हो सकते हैं आप कुछ अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के स्टॉक है, वो क्वांटिटी में छोटे हो लेकिन उसका जो वैल्यू है वो बड़ा हो, तो वो एक दो डाइवर्सिफाई स्टॉक होंगे, और एक दो एक एक सेक्टर के, ऑटो सेक्टर है या बाकी कुछ जो फार्मा सेक्टर है उसमें जो स्टॉक हो, और कुछ स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें फ्यूचर है, तो और आप कॉन्फिडेंट है कि इसमें फ्यूचर है, तो 1-2%, मतलब काफ़ी कम मात्रा में, कि आप उसमें डूब गए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप कुछ अ, जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और उनको कितना परसेंट रखना है, 1 या 2% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। आप वो जो जिसे पेनी स्टॉक कहते हैं, या जिसकी वैल्यू काफ़ी कुछ कम होती है, वो स्मॉल कैप कंपनी होती है, लेकिन वो डेट फ्री हो सकती है। उनका जो बिजनेस मॉडल है वो एक फिजिकली होता है, उसका असेट होती है, असेट लाइबिलिटीज़ होती है, उनकी बैलेंस शीट ठीक ठाक होती है, उनका कैश फ्लो ठीक ठाक होता है, कुछ डिस्प्यूट्स नहीं होते, और वो क्वार्टर टू क्वार्टर एक अच्छा अर्निंग दे रही है। तो ऐसे जो जो स्टॉक है, जो अपकमिंग स्टॉक होते हैं, जो 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 फ्यूचर होता है, तो ये स्टॉक आपको रिटर्न्स कब देंगे? ये स्टॉक रिटर्न्स आपको देंगे आफ्टर 10 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो ये जो ऐसी जो कुछ स्टॉक है, जो मैंने कल कल का एक ग्राफ दिखाया था आपको, वैसे जो स्टॉक वो स्टॉक वो पेनी स्टॉक नहीं था उस टाइम, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी देर के बाद आपको रिटर्न्स दे के चले जाते हैं। वो आप 1-2% रख सकते हैं, लेकिन उस इसी मेंटेलिटी रख दिए कि ये आया तो आया। लेकिन आईपीओ अगर आप जो करना चाहते हैं, इतनी रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्मॉल जो मतलब स्मॉल वैल्यू, जिनकी वैल्यू कम है, ठीक ठाक कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी आपको अगर एवरेज करनी पड़े तो ठीक ठाक होती है। ये होगा छठा पॉइंट, कि आपको कितने स्टॉक रखने हैं। तो उसका एक गोल्डन रूल ऐसा कुछ नहीं है, जितने स्टॉक आप मैनेज कर सकते हैं उतने स्टॉक कर सकते हैं। तो आपकी वो पर्सनालिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आपको आपको प्रीमियम है तो हो सकता है आप 10 एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के सेक्टर वाइज स्टॉक लें, डिविडेंड विविडेंड दे नहीं दे कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं सिर्फ फ्यूचर देख रहा हूँ। तो हो सकता है आपका 10 का एक कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। लेकिन आपको डिविडेंड भी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेंस चाहिए, तो और वो थोड़ा सा एक पेनी स्टॉक, एक कीमत छोटी है, तो वो ऐड आप 1-2% कर सकते हैं। बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो आपको इसका भी, जैसा हमने कल देखा था मनी कंट्रोल पे, कि जो एक रिप्रेजेंटेशन सर्कल फॉर्म में आता है कि उसमें प्रमोटर के स्टॉक कितने हैं, डीआईएस या एफआईएस कितने हैं, वैसा आपको एक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी सारे काफ़ी ब्रोकर्स, जो ब्रोकरेज हाउस है, वो आपको देते हैं कि मतलब आपने आपका जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेट हुआ है या नहीं हुआ है, आप एक एक साइड में देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मोर देन 50% आपने बैंकिंग या एनबीएफसी में लगाए, तो वो हो गया एक आप थोड़े से कॉन्सर्ट, या आप एक आपका जो जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बनता चला जा रहा है, क्योंकि आप देखते वक्त वो एनबीएफसी बैंकिंग देख रहे हैं, लेकिन वो हो फाइनेंस के ही स्टॉक है। तो वो आपको एक थोड़ी आइडिया दे सकता है। ये मैंने एक एडिशनल बात बताई कि अगर आपका ब्रोकर वो प्रोवाइड कर रहा है तो आपको एक अच्छी आइडिया आ जाएगी कि एक वन साइड में, कि वो आपको बायफर्केशन ऑटोमेटिक देगा कि आपने डाइवर्सिफाई में कितने स्टॉक लगाए हैं, बैंकिंग सेक्टर में कितने, ऑटो सेक्टर में कितने, फार्मा के में कितने। और जब आप उसमें थोड़ा सा रिबैलेंस करें या कुछ एडिशन करें, तो अगर आप कुछ बैंकिंग स्टॉक ऑलरेडी है और वो ज़्यादा हो गए, तो वो पोर्शन आपको अगर ज़्यादा दिख रहा है, तो आप समझिए कि आप थोड़े से कॉन्सनट्रेट होते चले जा रहे हैं। तो ये हुआ छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट एक है कि कुछ लोगों का ये जो होता है एवरेजिंग, जो जिसे बोलते हैं कि एवरेज करना, तो ये सही है या गलत है? तो ये हर एक हिसाब से एवरेज आपको जब करना पड़ता है, जब बहुत बार आपकी एंट्री गलत गई होती है तब। अगर आप
नए हैं, न्यू कमर हैं, और गलती से आपने किसी स्टॉक में ओवर एंथुजियास्टिकली घुस गए और वो एंट्री प्रीमियम में चली गई है, तब आप उसे, जब वो स्टॉक नीचे आए, तब आप उसे एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टॉक है जो आपने लिया हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निकल टेक्निकल वजह से या कुछ डिस्प्यूट की वजह से, कुछ लीगल डिस्प्यूट, पेटेंट, या जो मैनेजमेंट रिज़ाइन कर रही है, या कोई स्टेक बड़ा उनका जो स्टेक होल्डर है वो स्टेक ऑफलोड करके चला जा रहा है, ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ एवरेजिंग करना ये ठीक बात नहीं है। तो उसे एक ही बात होती है कि जब वो नीचे आएगा तब वो कभी ना कभी आप एक बार उसे कंफर्म कीजिए कि ये कभी ऊपर नहीं आएगा। तब जब कोई आपको उछाल मिलता है वहाँ से आप चले जाइए रादर एवरेज। तो बहुत बार 2-3 कंपनी में मैंने देखा है, जब मैंने चालू किया था ऐसा 2-3 कंपनी में लोगों ने एवरेज करके बर्बाद हो गए लोग, क्योंकि उनको लगा कि हाँ अभी आएगा अभी आएगा, तो वो 5-6 रुपये तक एवरेज करते रहे और काफ़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं, और वो वही वही के वही स्टॉक पड़े हुए हैं। तो जब एक एवरेज, कुछ लोग एवरेज लगाना ये ठीक नहीं मानते, लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि एवरेज लगाना मतलब आपकी एक गलती है। आप एवरेज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपकी एंट्री ठीक तरह से नहीं गई है, ये पहला इंडिकेटर होता है। दूसरा इंडिकेटर एक होता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये दो ये दो रीज़न मेन है। अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या स्टॉक धीरे धीरे गिरता ही जाएगा, तो आप उसमें जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाइए, जो प्रॉफिट लॉस बुक करके। अगर एक प्रीमियम स्टॉक में आपने गलत एंट्री ली है और आप एवरेज करना चाहते हैं, तो आप एवरेज कर सकते हैं। ये इतना कुछ बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग एवरेज करना ये ठीक नहीं मानते। ये एवरेज एवरेज करना मतलब इसे एवरेज करने के बजाय आप दूसरे स्टॉक में एक अच्छी पोजीशन क्रिएट करें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक न्यू कमर हो, आपने एक प्रीमियम स्टॉक में गलत एंट्री ली, दूसरे स्टॉक में भी आप वैसी ही गलती कर सकते हैं। तो रादर दैट आप, जो अगर वो स्टॉक प्रीमियम है और वो बाय ऑन डीप आपको करना है, एवरेज उसको करना है, तो एवरेज आप ज़रूर करिए। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि स्टॉक गिर रहा है तो एक मार्केट करेक्शन है या प्रॉफिट बुकिंग है, उसमें कुछ डिस्प्यूट नहीं है, और उसकी जो असेट वैल्यू है या उसकी जो टोटल उसका जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो हेल्थ जैसा ही वैसा है, प्रीमियम ही है, तब आप भी एवरेज कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इमरजेंसी में आपको अचानक से, मैं ये मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर आपको अचानक से पैसे लगते हैं, तो आप अगर एवरेज कर देते हैं तो हो सकता है आपको एक एग्ज़िट जल्दी मिल जा सकती है, कि अगर आपको पैसे चाहिए तो ये एक एवरेजिंग का एक कंसेप्ट है कि जो एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा खुद का मानना है, मैं एवरेज करता हूँ अगर प्रीमियम स्टॉक है तो। क्योंकि क्या है कि अगर मैंने एवरेज किया, तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ अगर फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है, तब एवरेज करने के बाद वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट कम आ जाता है, तो बहुत सारा लॉस बुक करने के बजाय आप ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है वो प्रीमियम स्टॉक हो, लेकिन आपको पैसे की भी ज़रूरत है, तभी आप ऐसा एवरेज कर सकते हैं। लेकिन ये एवरेज का कंसेप्ट आप उसी स्टॉक में मत बिल्कुल यूज़ कीजिए कि जो स्टॉक कुछ चीज़ों से गिर रहा है, मतलब कुछ मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स है, कुछ प्रोप्राइटर का प्रॉब्लम है, या कुछ जियो पॉलिटिकल इसमें फंस गया है, या उनके ही कुछ यूनियन या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं, मैनेजमेंट डिज़ाइन कर रही है, तो वैसे स्टॉक वो गिरते ही चले जाएंगे। तो उसे एवरेज मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप रिकॉग्नाइज कीजिए, और वहाँ से आप कंफ्यूज हुए तो थोड़ा सा अगर उछाल मिलता है या थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, तो आप उसमें से निकल जाइए रादर देन एवरेज। लेकिन अच्छे स्टॉक, प्रीमियम स्टॉक में अगर आप गलत एंट्री ले रहे हैं तो एवरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने एक 6-7 पॉइंट आज देखे कि हाउ टू मैनेज और पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो के कुछ कंसेप्ट थे जो काफ़ी लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो आप मिनिमम 10 स्टॉक रखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए,
डाइवर्सिफाई रखिए। इसका मतलब ये है कि वापस वो वही चीज़ है कि जिसे काफ़ी एक्सेसिबिलिटी है, जिसे काफ़ी मालूम है, वो हो सकता है अपना पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेट रखेगा। उसे मालूम है कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स अभी जैसा परसों मैंने बोला था कि प्रेशर में है, तो वो बैंकिंग स्टॉक प्रेशर में थे, तो वो वापस अगर रिबाउंड है, ये उसे अच्छी तरह से मालूम है, तो हो सकता है वो 100% उसकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टॉक में ही करेगा, बैंकिंग सेक्टर में ही करेगा, एक ही सेक्टर बैंकिंग सेक्टर। तो वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन उतनी एक्सेसिबिलिटी हमें नहीं है, तो डाइवर्सिफाई रहना ये अच्छी बात है। एक सेक्टर नहीं चला, बाकी के चार चले, तो ठीक ठाक आप लॉस में नहीं जाते, आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो ये था आज का कंसेप्ट। अगर आपको कुछ इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ करने का मैंने किया ऐसा आपको लगता है, तो मैंने किसी को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईपीओ में आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर जाइए, या थोड़ा सा डिले ग्रेटिफिकेशन करिए। वही स्टॉक आपको ओपन मार्केट में बाद में 3-4 क्वार्टर के बाद उसके रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, तब आपको उसकी काफ़ी आइडिया आ जाएंगी कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बाद आप में उसमें जाइए। तो इसमें से कुछ कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आएंगे होंगे, या आपको कुछ डिफ़िकल्टीज होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं करूँगा तब उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। या कुछ चीज़ें ऐसे आपको लगती है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तभी भी मुझे वो थोड़ा सा मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो मुझे याद दिलाइए कि हाँ तू ये गलत चीज़ कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं एक सब ब्रोकर हूँ, तो उसकी लिंक, अकाउंट ओपनिंग लिंक डीमैट अकाउंट की मैं दूंगा। उसमें नीचे फ़ोन नंबर भी है। फ़ोन नंबर सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। अगर कोई वीडियो का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप कभी फंस गए हैं एज पर एज शेयर मार्केट इज कंसर्न, फंस गए, नहीं तो आप कहाँ भी फंसेंगे और मुझे फ़ोन करेंगे, वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे साथ आप काम करना चाहते हैं, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं एंजल वन का जो एक रिप्यूटेड ब्रोकर हाउस है, उसका सब ब्रोकर हूँ, मतलब एथोराइज पर्सन। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने आपने 1700 के दरमियान अच्छी इन्वेस्टमेंट की होगी। मैं वापस रिपीट करूँगा, अभी आप थोड़ा रुक जाइए। हो सकता है आपने 10% ही किया है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। मार्केट क्या करता है आप देख लीजिए। मार्केट अगर वापस गेन करता है, तो आप कैश पे बैठे रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कैश पे बैठे रहना भी, कुछ ना करना, ये भी एक राइट डिसीजन होता है कभी कभी। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप अगर कन्फ्यूज़ है तो बिल्कुल इसमें मत जाइए। हाँ, अगर कोई प्रीमियम स्टॉक आपको अभी भी मिल रहे हैं, आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड थैंक यू एंड गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम।